एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फिन स्कूल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है, वैसे ही कैपिटल का भी एक कॉस्ट होता है। कैपिटल बेसिकली पैसे का अमाउंट होता है जो आप अपनी कंपनी में डालते हैं टू स्टार्ट द कंपनी। अब पैसे सोर्स करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद के, फ्रेंड्स और फैमिली के पैसे डालें या लोन लें। अगर आप खुद के या फ्रेंड्स एंड फैमिली के पैसे डालते हैं तो इसे इक्विटी कैपिटल कहेंगे और इसका कॉस्ट होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आप कहीं और पैसे डालने के बजाय यहाँ फंड्स डाल रहे हैं। और अगर आप लोन लेके पैसे डालेंगे तो उसे डेट कैपिटल कहेंगे और लोन के अगेंस्ट तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ये इंटरेस्ट हुआ आपका कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिस्क असेसमेंट। जैसे कि किसी ने आपकी कंपनी को लोन दिया तो रीपेमेंट करना आपकी ऑब्लिगेशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसीलिए लोन देना इज लेस रिस्की देन शेयर होल्डर बनना, एंड दैट्स व्हाई अ लोन हैज अ लोअर कॉस्ट देन इक्विटी। अब आप सोचिए कि आपने किसी को शेयर होल्डर बनाया और उनसे इक्विटी कैपिटल सोर्स किया। ये फंड्स आप तभी रीपे कर पाएंगे जब आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी इन्वेस्टर का और आपका खुद का पैसा रिस्क में है। इसीलिए इस पैसे पे आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी हायर है, क्योंकि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। और कल को भगवान ना करे अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो जितने एसेट्स होंगे वो बेचे जाएंगे, और बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो पहले आपके लेंडर्स को जाएंगे, और अगर कुछ पैसा बच भी गया तो इक्विटी होल्डर्स को दिया जाएगा। इक्विटी होल्डर्स भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर। इनके सारे राइट्स नॉर्मल इक्विटी होल्डर के जैसे होते हैं और इनको वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं। दूसरे टाइप के इक्विटी होल्डर्स होते हैं प्रिफर्ड स्टॉक होल्डर। इन होल्डर्स को नॉर्मल शेयर होल्डर्स से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। अगर कंपनी बैंकरप्ट हुई और सब एसेट्स बेचे गए तो डेट होल्डर्स के बाद प्रिफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पैसा वापस किया जाएगा। कॉमन स्टॉक होल्डर्स को सबसे आखिर में पैसा मिलता है। इसीलिए कॉमन स्टॉक होल्डर्स आर इन्वेस्टिंग इन द मोस्ट रिस्की एसेट। सो इन अ नटशेल, debt is less risky than preferred stock and preferred stock is less risky as compared to common stock. चलिए, तो अब आपको कैपिटल के सारे कंपोनेंट्स तो समझ आ गए होंगे। अब समझते हैं कि अगर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आप ये कैसे करेंगे। ये करने के लिए आपको हर कंपोनेंट का कॉस्ट और उसका वेट पता करना होगा, एंड कॉस्ट एंड वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चल जाएगा। सो फॉर्मूला इज WACC। दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ प्रेफर्ड इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड इक्विटी प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी स्टार्ट की और उसके लिए आप 100 रुपीज़ का कैपिटल लाए। बात करते हैं कैपिटल के ब्रेकअप के बारे में। 60 रुपीज़ आपने खुद के डाले तो आप कॉमन शेयर होल्डर हुए। ₹20 आपने एक इन्वेस्टर से लिए, इसीलिए वो प्रिफर इक्विटी होल्डर हुए, और ₹20 का आपने लोन लिया। सो द वेट्स ऑफ ईच कंपोनेंट वुड बी 60 divided by 100 equals 60%, 20 divided by 100 equals 20%, and 20 divided by 100 equals 20%. इसका मतलब है कि कंपनी का 60% कॉमन स्टॉक है, 20% प्रेफर्ड स्टॉक है और 20% डेट है। अब हर कंपोनेंट का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझते हैं। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ डेट। ये कॉस्ट होता है डेट रेज करने का। हर लोन जो आप लेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन क्या ये इंटरेस्ट डायरेक्टली आपका कॉस्ट में जाएगा? थैंकफुली नो। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट आपको एक्सपेंसेस पे टैक्स डिडक्शन लेना अलाउड होता है, एंड क्योंकि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है ये आपके प्रॉफिट से रिड्यूस होता है।
इस तरह आप अपने लोन पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। Thus, cost of your debt is interest rate into bracket 1 minus tax rate. यानी अगर आपकी कंपनी ने लोन लिया 8% and corporate tax rate is 20%, then the cost of the debt is 8% into bracket 1 minus 0.2, which is 8% into 0.8 equals 6.4%. Number 2, cost of preferred equity. ये कॉस्ट वो होता है जो आपको भरना पड़ेगा अगर आप प्रेफर्ड इन्वेस्टर से एडिशनल मनी लेंगे, क्योंकि प्रेफर्ड इन्वेस्टर को डिविडेंड्स प्रॉमिस्ड होते हैं एज सून एज द कंपनी स्टार्ट्स मेकिंग प्रॉफिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड इक्विटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर, और क्योंकि डिविडेंड्स पेड डोंट गेट एनी टैक्स डिडक्शन, इसीलिए टैक्स का कोई एलिमेंट या बेनिफिट नहीं है इस कॉस्ट कैलकुलेशन में। नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी। इसे कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू अदर कॉस्ट्स, क्योंकि ये इक्विटी होल्डर्स सबसे हाईएस्ट रिस्क लेते हैं, इसीलिए इनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी हाई होता है एंड इट इज कंसिडर्ड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट आखिर कैसे करें? इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको एक कैलकुलेशन मॉडल यूज करना पड़ेगा और इस मॉडल को कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स RF प्लस बेटा ब्रैकेट RM माइनस RF। यहाँ RF होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न बेसिकली वो रिटर्न होता है जो आपको मिलता है अगर आप बिल्कुल ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आपके 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो आप इस फॉर्मूला में एज रिस्क फ्री रेट डालेंगे। RM बेसिकली एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न होता है, यानी कि ओवरऑल मार्केट कितना रिटर्न दे सकता है। मार्केट का रिटर्न जनरली इंडेक्स के रिटर्न से कैलकुलेट होता है। इंडेक्स एक बास्केट होता है, तो जब भी कोई इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करता है वो देखता है कि बास्केट का रिटर्न कितना है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 के रिटर्न को आप RM में यूज कर सकते हैं। जब आप RM माइनस RF करते हैं तो बेसिकली आपको पता चलता है कि आप कितना प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर द हायर रिस्क, बिकॉज इक्विटी का रिस्क तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से ज्यादा ही होगा। Put together RM minus RF is called as equity risk premium, यानी कि additional return called premium जो आपको मिलना चाहिए because आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। लास्ट कंपोनेंट होता है बेटा। अब देखिए, आपको ये तो पता चल गया है कि आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, लेकिन अब आपके सिलेक्ट किए हुए स्टॉक ज्यादा या कम वॉलेटाइल भी हो सकते हैं एज कंपेयर टू द मार्केट। तो कंसिडरिंग दिस वॉलेटिलिटी, आपको आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन एडजस्ट करना पड़ेगा। इस एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आप RM माइनस RF को बेटा से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा कैन बी इक्वल टू 1, मीनिंग स्टॉक का प्राइस मूवमेंट एंड मार्केट का डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है। मार्केट जितना ऊपर जाएगी स्टॉक भी उतना ऊपर जाएगा। बेटा अगर 1 से लेस हुआ तो स्टॉक की वॉलेटिलिटी विल बी लेस देन मार्केट, मीनिंग मार्केट अगर ऊपर जाएगी 10% से तो ये स्टॉक 10% से कम ऊपर जाएगा, एंड सिमिलरली अगर मार्केट 10% से नीचे जाएगी तो ये 10% से कम नीचे जाएगा। बेटा मोर देन 1 मीन्स स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि मार्केट 10% से ऊपर जाएगी तो स्टॉक मोर देन 10% से ऊपर जाएगा, एंड अगर नीचे जाएगी तो ये स्टॉक 10% से ज्यादा नीचे जाएगा। बेटा अगर नेगेटिव है यानी -1, देन द स्टॉक विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो स्टॉक नीचे। तो अर्लियर एग्जाम्पल में अगर इक्विटी 60% है, प्रेफर्ड स्टॉक 20% एंड डेट इज 20%, इंटरेस्ट कॉस्ट 8%, टैक्स रेट 20%, प्रेफर्ड स्टॉक का कॉस्ट है 10%, RF इज 5% एंड मार्केट का रिटर्न है 12%, और आपके कंपनी का बेटा है 1.2, तो आपकी कंपनी का WACC हुआ WD
into KD bracket 1 minus T plus WPE into KPE plus WE into KE, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है RF प्लस बेटा ब्रैकेट RM माइनस RF, तो इक्वल्स 5% प्लस 1.2 इंटू ब्रैकेट 12% माइनस 5% इक्वल्स 5% प्लस 8.4% इक्वल्स 13.4%. तो WACC इक्वल 0.2% इंटू 8% ब्रैकेट 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2 इंटू 10% प्लस 0.6 इंटू 13.4% equals 1.28% plus 2% plus 8.04 equals 11.32%. तो इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 11.32%. मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही. मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में. बाय.